Hello students, good morning to all of you. In this video lecture, we are going to discuss further about first law of thermodynamics, means extended part of the thermodynamics. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक छोटा सा रिकैप बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू दिस सिस्टम, इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट, वर्क इज डन बाय सिस्टम, सो माइनस डब्ल्यू प्लस change in internal energy, and du will be equal to q plus w. This was the first law of thermodynamics. और यहाँ से मैंने बोला था du is equals to dq plus dw लिखा जा सकता है, और यहाँ दो कंडीशन अप्लाई करी थी. कंडीशन वॉज एडियाबैटिक, dq is equals to 0 implies वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. जितना भी वर्क डन होगा सारा किसके कॉस्ट पे होगा? इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे होगा. यही बोला था ना कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर आपको वर्क डन करना पड़ रहा है लेकिन किसी भी हीट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सारा वर्क डन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाता है. इफ़ dV इज इक्वल्स टू 0, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल dV, एंड dV इज 0, वर्क डन इज 0. कितना वर्क डन हो रहा है? 0 वर्क डन. इम्प्लाइज du इज इक्वल्स टू dq एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. मीन्स अगर किसी सिस्टम को आपने हीट दी है और वॉल्यूम में चेंज सिस्टम की 0 रहा है, तो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर किसी सिस्टम को आपने हीट दी है, किसी भी सिस्टम को अगर आपने हीट सप्लाई किया है और बदले में सिस्टम ने कोई काम नहीं करके दिया, वर्क डन 0 रहा, तो सारी हीट इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती है. इन द सेम वे, जैसे आपका इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और जिसकी डेफिनेशन किसी ने पूछी तो बोला कि हीट गिवन टू दिस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. हीट गिवन टू दिस सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नेम्ड एज ए न्यू फंक्शन विच इज ए स्टेट फंक्शन एंथैल्पी. सिस्टम को अगर आपने हीट दी है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी है, इस बार वॉल्यूम को छोड़ो, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी है, तो वो बन जाता है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, दैट इज एच. एच इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन. सो अब आगे देखो, क्यू वी इज इक्वल्स टू डी यू, और क्यू वी इज इक्वल्स टू स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू. क्यू पी इज इक्वल्स टू डी एच, और डी की बजाय मैं डेल्टा एच भी लिख सकता हूँ. डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि डी का मीन्स होता है डिफरेंस, डेल्टा का मीन्स भी होता है डिफरेंस. स्मॉल चेंज है तो डेल्टा यूज करते हैं, बड़ा चेंज है, लार्जर चेंज है तो डी का यूज किया जाता है. तो डी यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, डी एच इज इक्वल्स टू क्यू पी. नाउ टॉपिक इज relationship between H and U और QV एंड QP, क्योंकि QV की वैल्यू होती है DU और QP की वैल्यू होती है DH. DU और DV दो चीज़ें होती हैं, है ना. H और U के बीच का रिलेशनशिप तो कहता है, रिलेशनशिप क्या होता है? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन H एंड U. दैट्स मीन Q डेल्टा H का मीनिंग क्या होता है? डेल्टा H का मीनिंग QP, तो QP इज इक्वल्स टू QV प्लस में P डेल्टा V. QP is equals to QV plus P delta V. This is the relationship between internal energy and enthalpy change of the system. Internal energy and enthalpy change of the system, very very important equation of the thermodynamics, most important, one of the most important equation of the thermodynamics होती है. ठीक है, कभी भी थर्मोडायनामिक्स कहीं लिखा देखोगे तो थर्मोडायनामिक्स में जनरली दो ही इक्वेशन दिखाई जाएंगी, H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी. इसको लिख सकते हो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी. ठीक है, डेल्टा पी H इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी. H is equals to U plus PV. This is the basic equation for the thermodynamics. H is equals to U plus P. H is enthalpy, U is the internal energy plus में P delta V. So H equals to P delta V, और H is the enthalpy of system. Enthalpy of system. U is the internal energy of system. Internal energy of the system. P is the pressure, or where delta V is the change in volume. Delta V is the change in volume. Delta V जो दे रखा वो change in volume है. क्लियर है?
सो इक्वेशन जो मेरे पास आ गई वो है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी डेल्टा वी। एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच को लिख सकता हूँ क्यू पी और डेल्टा यू को लिख सकता हूँ क्यू वी। क्यू पी बराबर क्यू वी प्लस में पी डेल्टा वी। सबको क्लियर है? क्यू पी इक्वल्स टू क्यू वी प्लस में पी डेल्टा वी, ये भी हो सकता है। नाउ देखो, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई आइडियल गैस इक्वेशन। बाई आइडियल गैस इक्वेशन ये कहता है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है बाई आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पढ़ाया था ना, एक ऐसा सारे गैसेस लॉ को जब मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूँ तो एक नई इक्वेशन जनरेट होती है जिसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। एंड ए गैस विच फॉलो दिस आइडियल गैस इक्वेशन अंडर एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैस, बट नो गैस इज आइडियल इन दिस यूनिवर्स। ये सारी स्टेटमेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि सारे गैसेस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो, ठीक है, और गै-लुसाक लॉ, इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में लिखने के बाद हमें मिलता है एक नया इक्वेशन जिसका नाम होता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। A gas which follow all gases law under every condition of temperature and pressure is known as ideal gas, or a gas which follow this equation under every condition of temperature pressure is known as ideal gas। तो कहता है बाई आइडियल गैस इक्वेशन, बाई आइडियल गैस इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। मेरा टारगेट ये है, ये जो पी डेल्टा वी दिख रहा है इसको रिप्लेस करना है। इसको क्या करना है? रिप्लेस एट constant temperature and pressure condition। this condition must be applied, क्योंकि मैं डेरिवेटिव करूँगा तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी होगा और कुछ ना कुछ वेरिएबल भी होगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रखने पड़ेंगे। डेरिवेटिव जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, वो जनरली 12th क्लास का टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का। डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट माना गया। सो P delta V, that is derivative of volume, will be equals to delta N into RT। यानी यहाँ पे लगा हुआ है डेल्टा, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, वॉल्यूम का चेंज। तो क्या बन गया? P डेल्टा V। P को एज इट इज लिखा, V की जगह डेल्टा V कर दिया, तो N की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा N। N की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा N। जब मैंने डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई किया तो N की जगह क्या लिखा जाएगा? डेल्टा N। सो but this equation is a gaseous equation. This equation is valid for gaseous system. This equation is valid only for gaseous system. So we can write this equation like this: P delta V is equals to delta Ng RT। डेल्टा Ng RT, और डेल्टा Ng का मतलब होता है चेंज इन मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस। और डेल्टा मीन्स चेंज होता है, और चेंज निकालने का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल होता है प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे करने। देखो, H इज इक्वल्स टू होता है U प्लस पी डेल्टा वी। H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी, और अगर मैं चेंज की फॉर्म में लिखता हूँ तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस में पी डेल्टा वी लिखा जाता है। ओके, इसके बाद ये कहता है कि अगर आपको यहाँ पे पी डेल्टा वी की जगह कोई और वेरिएबल लाना हो, ऐसा वेरिएबल लाना हो जिसकी वैल्यू आपको आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, देन यू विल रिप्लेस दिस पी डेल्टा वी बाई अनदर टर्म बाई यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। वी कैन रिप्लेस दिस पी डेल्टा वी बाई अनदर टर्म बाई यूजिंग पी डेल्टा आइडियल गैस इक्वेशन। सो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये इक्वेशन सबको पता, आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब कहता है पी डेल्टा वी, मैंने वी की जगह क्या लिख दिया? डेल्टा लगा दिया। सो एन की जगह कितना आ जाएगा? डेल्टा एन आर टी। बट ये गैसियस इक्वेशन थी, सो मैंने मोल किसके लिए? ओनली गैसियस मोल, क्योंकि एन का मतलब होता है मोल। डेल्टा एन जी, चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। चेंज कैसे निकाला जाता है? रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो चेंज कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल। सो पुट दिस इक्वेशन इन
डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी की जगह लिख दो डेल्टा एन जी आर टी इम्प्लाइज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी की जगह पे डेल्टा एन जी आर टी और क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और क्लियर सी बात है डेल्टा एन जी जो होगा आपका वो प्रोडक्ट मोल्स माइनस क्या होगा गैसेस मोल्स इन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट गैसेस मोल्स माइनस रिएक्टेंट गैसेस मोल किसके बराबर होगा प्रोडक्ट गैसेस मोल्स माइनस रिएक्टेंट गैसेस मोल। ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला आ गया। इसको देखो फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थर्मोडाइनमिक्स की। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। हर लेवल पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन, नॉन बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट, जेई, पीएमटी और इससे भी आगे कंपटीशन में सब में क्वेश्चन आते हैं इससे। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी और delta H means heat given to the system at constant pressure, delta U means heat given to the system at constant volume. What does delta Ng represents? Change in gaseous moles. Change means product minus reactant, final minus initial, Np minus Nr. These are the number of moles of gaseous particle. So एक क्वेश्चन करवाता हूँ न्यूमेरिकल। इसका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन जो गिवन है द हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ बेंजीन इन ए कैलोरीमीटर। हीट ऑफ कंबर्सन, हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को जलाया जा रहा है किसी भी कैलोरीमीटर में और उसकी हीट ऑफ कंबर्सन बता रहा है वो कितनी है। हीट ऑफ कंबर्सन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ कंजप्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट पे हीट जो बता रहा है वो कितनी है क्यू वी इज इक्वल्स टू 3263 किलो जूल्स पर मोल एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया है। हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ बेंजीन दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। कैलकुलेट किस पे करवा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। गिवन किस पे है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कैलकुलेट किससे करवा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करवा रहा है। सो देखो सबसे पहली चीज़ क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एंड क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ये बातें सबको क्लियर है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू। और ये भी पता है मुझे कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है ना। अब गैसियस मोल्स में चेंज भी चाहिए। चेंज किस में चाहिए गैसियस मोल में। अब इसके लिए तो हमें लिखनी पड़ेगी रिएक्शन। तो किसका कंबर्सन हो रहा है यहाँ पे पढ़ो 10th क्लास में कंबर्सन रिएक्शन पढ़ाई जाती थी। कंबर्सन का मतलब होता था एयर की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को बर्न करना। कंबर्सन मीन्स बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बेंजीन is the compound having formula C6H6. So C6H6 is burnt in the presence of oxygen. It will give CO2 plus H2O plus some amount of energy. ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें बेंजीन को बर्न किया गया। बेंजीन की बर्निंग से बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्योंकि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड की कंप्लीट बर्निंग की जाती है प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। हेयर कार्बन आर 6, हेयर कार्बन इज 1। बैलेंस करो, जैसे 10th में T10 ट्रायल मेथड से करते आए हो। यहाँ पे 6 कार्बन है या कार्बन 1 है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से। कंप्लीट कितना कार्बन हो गया 6 कार्बन। नाउ हेयर हाइड्रोजन इज 6, हेयर हाइड्रोजन इज ओनली 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2, यहाँ कितने दिख रहे हैं 6। कितने की कमी है यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 है और यहाँ पे कितने हैं 6। उधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों चीज़ें क्या हो जाएं सेम। सो कार्बन का नंबर कितना, इधर भी 6 इधर भी 6, हाइड्रोजन इधर 6 हाइड्रोजन इधर भी 6। नाउ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में है O2 की फॉर्म में है। सिर्फ 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, गिनो 2, लेकिन ये मोलिक्यूल कितने हैं 6। 6 गुणा 2 कितने 12, प्लस में 1 ऑक्सीजन ये रहा आगे 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 15। कितने ऑक्सीजन हो गए 15 और इधर ऑक्सीजन कितना है 2। मैं एक काम करता हूँ इसको लिख देता हूँ 15/2
आप गिनो दोनों साइड। यहाँ पे कितना कार्बन 6, कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 15, इधर कितना 6 2 जा 12, 12 + 3 कितना 12 + 3 कितना 15। तो ये एक इक्वेशन बैलेंस्ड है। बेंजीन जो ले रखी है यहाँ पे, बेंजीन उसका कंबर्सन करवाया जा रहा है और बेंजीन जनरली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बेंजीन जनरली कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड। ऑक्सीजन किस स्टेट में मिलता है, गैस। कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिलती है, गैस में। वाटर जो बनता है वो भी कौन सी स्टेट में बनेगा यहाँ पे, वाटर कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड में। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन बनेगी। बेंजीन इज ए लिक्विड सब्सटेंस विच इज अपॉन बर्निंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लिक्विड वाटर। अब यहाँ से निकालने चेंज इन गैसेस मोल, डेल्टा Ng, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में ये पार्टिकल आपका लिक्विड है, छोड़ दीजिए। कितना गैस बची, ओनली 6 मोल ऑफ गैस। यहाँ चेक करो कितना मोल गैस का है, 6 का। रिएक्टेंट में दिस मोल इज लिक्विड, छोड़ दो, माइनस प्रोडक्ट कितना हो, रिएक्टेंट कितना हो गया 15/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 माइनस 15/2 और ये आ जाएगा माइनस का 3/2। आंसर कितना आ गया, डेल्टा Ng -3/2। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, या तो इक्वेशन आपको गिवन मिलेगी या इक्वेशन आपको बनानी पड़ सकती है। वाटर लिक्विड स्टेट में मिलेगा, स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होती है। अगर नहीं दे रखी है तो बात अलग है, नहीं दे रखी तो स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, गैस। डेल्टा Ng विल बी इक्वल्स टू एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। जब भी कभी चेंज कहीं पे कैलकुलेट करना है तो वो हमेशा होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना गैस 6, रिएक्टेंट में कितनी गैस 15/2, आंसर कितना -3/2। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng/RT। H मुझे कैलकुलेट करना है, U कितना दे रखा है 3263, 3263 के आगे भी किलो लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है 3263 के आगे भी किलो लिखा हुआ है, और फर्स्ट यूनिट में मैंने बताया था किलो का मीन्स होता है 10⁻³ सो मैं यहाँ 3263 किलो की मल्टीप्लीकेशन कितने से कर देता हूँ 1000 से, प्लस डेल्टा Ng कितना -3/2। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। T टेम्परेचर 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, टेम्परेचर किस पे कैलकुलेट करना है, केल्विन में, तो उसके अंदर 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट इन केल्विन। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना, फॉर्मूला ये होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड कितना 25, आंसर कितना 298 केल्विन। आंसर हमेशा 298 केल्विन, मतलब केल्विन में ही लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टी टेम्परेचर 298, इसको ध्यान रखना भाई। आर की वैल्यू गिवन मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, तो याद रखना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डेल्टा H इक्वल्स टू 3263 इंटू 10⁻³ माइनस 3/2 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन, दिस अमाउंट ऑफ जूल। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, QP। दिस इज द आंसर। एक बार देखो, चेक करो इसको, न्यूमेरिकल को। मुझे दे रखा था हीट ऑफ कंबर्सन ऑफ बेंजीन मीन्स वेल बेंजीन C6H6 इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नहीं बताया किस स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट का यूज करो। बेंजीन की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड, वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड स्टेट गैस। रिएक्शन को बैलेंस किया, प्रोडक्ट में कितनी गैस माइनस रिएक्टेंट में कितनी गैस, आंसर आ गया -3/2। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng/RT। R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, टेम्परेचर का केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशनशिप होता है ये वाला, केल्विन में बराबर होगा 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng/RT। डेल्टा H का नाम ही हम क्या लिखते हैं जनरली, QP। डेल्टा H का जनरली नेम क्या लिखा जाता है, QP। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं।
इसकी कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में दे रखे हैं, आपको सोल्व करना है सेम पैटर्न से। इसको सोल्व करना है सेम पैटर्न से, आपको सोल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन अपॉन बर्निंग विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, व्हाट विल बी द डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू वैल्यू। पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन दे रखी है आपको यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस विल कंबाइन टू गिव CO2 गैस। थर्ड दे रखा है इसने, कार्बन नहीं, चलो वो तो सेम हो जाएगा और लिखो, देखो CH4 कार्बन को छोड़ दीजिए और किसी की बर्निंग करते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गोज टू दी 2NH3 गैस। डी दे रखा है, FeCO3 अपॉन हीटिंग गिव्स FeO प्लस CO2 गैस सॉलिड एंड दिस सब्सटेंस इज आयरन ऑक्साइड सॉलिड। ये रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस के लिए तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है डेल्टा H माइनस डेल्टा U वैल्यू। कैलकुलेट डेल्टा H माइनस डेल्टा U वैल्यू। डेल्टा H माइनस डेल्टा U वैल्यू ट्राई करो शाबाश। फॉर्मूला लिखो डेल्टा H और डेल्टा U का। तो देखो भाई, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है, सबको क्लियर है। और भी फॉर्म होती है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। प्रेशर वॉल्यूम दे रखा हो तो उस फॉर्म का यूज़ करूँगा, उसने प्रेशर वॉल्यूम ना दे रखा हो तो इस फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। QP QV दे रखा होता है, QP बराबर QV प्लस डेल्टा NGRT। QP प्लस QV इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। कहने का मतलब डेल्टा NGRT भी लिखा जा सकता है और डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। और डेल्टा मीन्स D मीन्स चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा NGRT। कितना होगा डेल्टा NGRT। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, व्हाट विल बी द डेल्टा NG, N प्रोडक्ट गैस माइनस N ऑफ रिएक्टेंट गैस। N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट, N मीन्स मोल, NP प्रोडक्ट के गैस मोल माइनस रिएक्टेंट का गैस मोल। ओनली गैसेस मोल्स आपको काउंट करने, बाकी कोई मोल काउंट नहीं करना। प्रोडक्ट में कितना गैस है, 1। रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, ये क्या है, गैस। प्रोडक्ट का गैस 1 माइनस रिएक्टेंट गैस कितना 1, 0। डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0 इंटू डेल्टा NRT, तो इम्प्लाइज एस डेल्टा H माइनस डेल्टा U कितना 0। और डेल्टा H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा U। क्यों बराबर 0, उस साइड ले जाओगे साइन किसका, प्लस का। उस साइड ले जाओगे साइन किसका, प्लस का। बी में क्या लिखोगे, CO प्लस में हाफ O2 CO2। डेल्टा NG निकालो, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा NG ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस कितनी, 1, कितना मोल दे रखा है, 1 मोल। रिएक्टेंट में कितनी, हाफ, प्लस में कितना 1, 3/2, कितना आ गया माइनस का 1/2। तो डेल्टा H इक्वल्स माइनस डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। सी देखो, प्रोडक्ट में कितना गैस, 2। डेल्टा NG ऑलवेज इक्वल्स टू N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट का गैसेस मोल कितना, 2। रिएक्टेंट का गैसेस मोल कितना, 3। और यहाँ पे कितना, 1। 3 जमा 1 4, आंसर कितना -2। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस का 2। अरे यही सब होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैस, प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट गैस, प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट गैस। लाइक यहाँ पे प्रोडक्ट कितना 2, रिएक्टेंट में 3 प्लस रिएक्टेंट में कितना 1। यहाँ पे देखो सॉलिड है, काट दो, डी का लिख रहा हूँ, डेल्टा NG विल बी इक्वल्स टू N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट। कट, प्रोडक्ट में कितना 1, रिएक्टेंट में कितना 0, आंसर कितना 1। डेल्टा H माइनस डेल्टा U कितना आ गया 1 के इक्वल। डेल्टा H माइनस डेल्टा U कितना आ गया 1 के इक्वल आ गया। समझ में आई सबको। तो इस तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सभी की डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू।
डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। एन जी का मतलब होगा गैसियस मोल, चेंज इन गैसियस मोल्स, चेंज इन गैसियस मोल्स। तो ये एप्लीकेशन पार्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का मैंने पढ़ाया था U इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू होता है। U इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू। क्यू अमाउंट हीट थी किसी सिस्टम को, दो जगह डिवाइड हो जाती है, वर्क डन में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एंथैल्पी चेंज के बेस पे, डेल्टा एच की वैल्यू के बेस पे आपकी कितनी टाइप की रिएक्शंस मानी जाती हैं। रिएक्शंस कितनी टाइप की होती हैं जब आपका एंथैल्पी चेंज को बेसिस मान लिया जाए उस टाइम पे। तो कहता है कि एंथैल्पी चेंज के बेस पे पहली टाइप की रिएक्शन होती है, उसको बोला जाता है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द एंथैल्पी चेंज इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, एक्सो का मीन्स होता है बाहर निकलना, ठीक है। और थर्मिक का मतलब होता है थर्मल एनर्जी और हीट। अगर किसी रिएक्शन के दौरान सिस्टम से हीट बाहर निकलती है, सिस्टम की हीट डिक्रीज होती है, उसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए रिएक्शन in which heat is released from the system or heat or energy of the system is decreasing known as exothermic reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान सिस्टम से हीट बाहर निकलती है या वो सिस्टम गर्म हो जाता है, उसकी एनर्जी घट गई, तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। जैसे मेरे पास चूना पत्थर है, चूना रखा हुआ है, उसके अंदर मैं पानी डाल देता हूँ, तो जैसे मैं पानी डालता हूँ हीट रिलीज होती है उससे क्या रिलीज होती है, हीट। और जिस कंटेनर में वो रखा होता है वो कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पेट्रोल को बर्न करता हूँ, डीजल को बर्न करता हूँ, लकड़ी को बर्न करता हूँ, उनसे क्या निकलती है, हीट निकलती है। साइड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज, हमें गर्मी मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ये अगर मेरा एक कंटेनर है जिसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन करवाई जा रही है और इस केमिकल रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है, इससे क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, और इस हीट रिलीज होने की वजह से इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, reaction in which heat is released is known as exothermic reaction। पहली definition number 1, reaction in which heat is released is known as exothermic reaction। दूसरा क्या होता है इस रिएक्शन में, ये कह रहा है कि जब हीट निकलेगी तो साइड में आसपास में जो सराउंडिंग है, ये तो आपका सिस्टम हो गया, इसके अलावा जो भी बचेगा उसको क्या बोलोगे, सराउंडिंग बोलोगे। इसके अलावा जो भी बचेगा उसको क्या बोलोगे, सराउंडिंग बोलोगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आसपास की जो दुनिया होगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डीजल पेट्रोल को जब जलाया जाता है तो उनसे जब हीट निकलती है तो उसके आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हमें सर्दी लगती है, हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हमें हीट मिलती है। हमारी बॉडी अगर उस हीट के सराउंडिंग में रखी हुई है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो ये कहता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जनरली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। पहला हीट रिलीज होती है, दूसरा सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। नंबर थर्ड कहता है कि हीट का डिक्रीज होता है। ये कहता है कि मान लो जब आपने किसी कंपाउंड को जलाया तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी, दिस इज द स्केल फॉर एनर्जी, दिस इज द डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एच ऑफ आर रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी। देखो सुनो,
हीट सिस्टम से रिलीज हुई है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई है। पहले सिस्टम की एनर्जी इतनी थी, जलाने के बाद उसके अंदर से हीट रिलीज हो गई, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। पहले एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, कम। दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। और आप खुद समझदार हो, आप देख के बता दो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ये आ गया इन दोनों में चेंज, ये गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, है ना, दिख रहा है। ये रिएक्टेंट से किधर कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट की तरफ। तो ये कहता है कि जब भी किसी रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, उस रिएक्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, हीट हमेशा रिलीज होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दैट्स मीन कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी स्केल पे कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो साइन ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एच का साइन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा फॉर एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। तो फुल एंड फाइनल बात यह है, जब भी कोई रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोली जाती है, उस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, सिस्टम की हीट डिक्रीज हो जाती है। सिस्टम से हीट निकलती है, निकलने का मीन से डिक्रीज होता है। डिक्रीज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन ऑफ नेगेटिव, बिकॉज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज हाइयर एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हाइयर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। डिफरेंस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिख सकते हो, 300 प्रोडक्ट है, माइनस 500 वैल्यू किसकी है, रिएक्टेंट की। आंसर आ जाएगा माइनस का 200, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो कहता है कि जब भी कभी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आएगा। दिस नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीज इन एनर्जी, दिस नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन एनर्जी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। जनरली दो टाइप की रिएक्शन मानी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द एंथैल्पी चेंज। फर्स्ट मानी जाती है आपकी कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिससे हीट निकलती है। रिएक्शन नंबर सेकेंड, टाइप ऑफ रिएक्शन में सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको बोला जाता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स अंदर की साइड जाना, मीन्स इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, और थर्मिक वही सेम, थर्मल एनर्जी और हीट। A reaction in which heat is required or heat is consumed or heat is given to the system. A reaction in which heat is consumed or heat is given to the system is known as endothermic reaction. A reaction in which heat is given to the system or heat is consumed or heat is added. This is the flow of heat सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट को फ्लो किया जा रहा है, हीट ऐड की जा रही है। रिएक्शन इन्वॉल्व इन विच, रिएक्शन इन विच हीट इज कंज्यूम्ड और हीट इज एडेड टू द सिस्टम, हीट इज एडेड to the system is known as endothermic reaction, is known as endothermic reaction. सराउंडिंग से हीट ली जाती है ना, सराउंडिंग से क्या ली जाती है, हीट ली जाती है, जिसकी वजह से आपका हीट सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, हीटिंग ऑफ द वाटर, वाटर आपका सिस्टम है,
सिस्टम को जब मैं गर्म करता हूँ तो मुझे हीट देनी पड़ती है, उसके अंदर ऐड करनी पड़ती है। सिस्टम का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करने लगता है, राइज। अब पीछे जाके ये देखो, मैंने पिछले केस में क्या लिखवाया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने कहा था कि हीट सिस्टम से रिलीज होती है, वही पानी का टैंक रखा हुआ है लेकिन पानी गर्म है, गर्म पानी से हीट निकलने लग रही है और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा रही है और सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम। फिर से सुनो, एक बार पिछला केस लेते हैं एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर मैंने बोला कि ये गर्म पानी रखा हुआ है, इस पोट के अंदर हॉट वाटर है, और हॉट वाटर है तो सिंपल सी बात है, उससे हीट निकलती रहेगी, पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि बाहर हीट आने लग रही है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज। क्लियर। अब ये कहता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट की ज़रूरत है, सराउंडिंग से हीट खींचने लग रहा है बेचारे, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज। तो कहता है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, क्योंकि गर्म करने लग रहे हैं हम, हीट ऐड करने लग रहे हैं सिस्टम को, हम हीट देने लग रहे हैं सिस्टम को, हीट दोगे तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दिस इज द एनर्जी स्केल, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। शुरुआत में एनर्जी रिएक्टेंट की कम है और हीट ऐड कर दी तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिस्टम को हीट दी गई है तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, हीट इंक्रीज हुई है, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। मुझे पता है प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है रिएक्टेंट की हीट से, प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है रिएक्टेंट की हीट से, ये भी पता है प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट की हीट से। सो यहाँ क्लियरली दिख रहा है हीट इज़ एडिड टू द सिस्टम, पहले हीट कम है, बाद में हीट क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहाँ से डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, हीट ऐड करी जा रही है, ऐड करने का साइन पॉजिटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलती है, हीट डिक्रीज होती है सिस्टम से, साइन आएगा नेगेटिव, डिक्रीज का साइन नेगेटिव ही हुआ करता है। रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, हीट जोड़ी जा रही है सिस्टम को, हीट दी जा रही है, डेल्टा एच का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, एंड दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये दो टाइप की रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स निकलना, सिस्टम से बाहर निकलती है हीट, सिस्टम की हीट डिक्रीज होती है, साइन नेगेटिव आएगा। सिस्टम को हीट दी गई है, सिस्टम में हीट जोड़ी गई है, साइन ऐड का होगा, साइन प्लस का आएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज हैव डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज हैव डेल्टा एच साइन एज ए नेगेटिव। क्लियर है, डेल्टा एच का साइन एंडोथर्मिक रिएक्शन का पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नेगेटिव होगा। तो आज हमने एक तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी और दूसरा पढ़ा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और इसी को लिख सकता हूँ एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, और लिख सकता हूँ डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और लिख सकता हूँ एच को क्यू पी और यू को लिख सकता हूँ क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ पे ये एन जी जो होता है ये प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट गैस मोल होता है, टी आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों टॉपिक कवर अप करने, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी और डेल्टा एन जी एच और यू का रिलेशनशिप। हीट कैपेसिटी टॉपिक का नाम सुनना जी एक बार, हीट कैपेसिटी एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड हीट कैपेसिटी, दीज आर नॉट इन द CBSE सिलेबस दिस टाइम। इस बार कोविड-19 के चक्कर में CBSE ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें पहला टॉपिक जो रिड्यूस हुआ है दैट इज़ हीट कैपेसिटी, सेकंड टॉपिक उसी से रिलेटेड था बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ना है, इसलिए डायरेक्ट मैंने पढ़ाना शुरू किया टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द एंथैल्पी चेंज, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एंथैल्पीज, सब टाइप की, फिजिकल चेंज की भी, केमिकल चेंज की भी, सारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद टॉपिक बचेगा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी।
ठीक है। सेकंड एंथैल्पी चेंजेस पढ़ने हैं नेक्स्ट में, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, एंट्रोपी चेंज पढ़ना है, और लास्ट में आएगा गिब्स फ्री एनर्जी। ये 3 टॉपिक बचे इसी यूनिट में। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।